होंगे। और साथ में पढ़ाइयाँ भी आपकी बेहतरीन चल रही होंगी माशाल्लाह। बुशरा नहीं आई अभी तक, सिर्फ ऐमन है और साथ में महवेश है। अमन की तो मैंने क्लास ली है सर आज। अच्छा, अमन की मैंने क्लास ली है कि भाई आप बोलते थे नहीं है सर की क्लास में। ऐमन ने बस मुझे बता दिया है, अब हम इंशाल्लाह उसी पे अमल करेंगे। असल में थोड़ा सा शायद हो सकता है मेरे पूछने में देर हो गई थी, जिसकी वजह से ऐमन ने भी देर लेट बताया। इसमें गलती थोड़ी ऐमन की है, थोड़ी मेरी है, बल्कि ज्यादा मेरी है। चलो, कैसी बात है ऐमन? नहीं, मेरी गलती थी। नहीं नहीं नहीं, गलती दोनों साइडों से होती है। तो थोड़ी बहुत हमारी और थोड़ी बहुत आपकी। इकट्ठा आप अकेले पे बोझ ना उठाए ना, थोड़ा आधा हमें देते हैं, आधा आप उठाएं। जी आ गई है, जी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। लेट हो आज तो। कल आप हाजिर हुई थी? जी। पक्की बात है? जी। अच्छा, स्टार्ट करें? यस। मेरे ख्याल से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी है, सिर्फ आपका इंतजार था। जी, तो हमने आज न्यूमेरिकल भी इंशाल्लाह पढ़ने हैं, और आज हमने इसको भी ख़त्म करना है। दुआ करें कि हो जाए और दुआ करें कि मैं इसको सही तरीके से आपको डिलीवर कर सकूं, क्योंकि ये है थोड़े से, इसमें अगर किसी को समझ में ना आए तो टेंशन नहीं लेनी। ये थ्योरेटिकल है, इसमें जो है ना बातें कुछ ऐसी हैं कि जिसमें फिजिक्स कम है, और या समझ लो फ्री का भाषण ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस, आ रही है। हाँ, ये जो है ना इसमें फिजिक्स कम है और भाषण ज्यादा है। तो इसीलिए आपने सिर्फ इसको थोड़ा बहुत जितना समझ में आता है उतना समझना है, उससे ज्यादा शायद हो सकता है कि हमें भी ना आता हो समझाना। अच्छा जी, तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नल फोर्सिंग। एक्सटर्नल फोर्सिंग को से स्टार्ट लेते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब एक्सटर्नल फोर्सिंग क्या है जी? फैक्टर आउटसाइड द क्लाइमेट सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्सिंग से मुराद ऐसे फैक्टर होते हैं जो क्लाइमेट सिस्टम से बाहर के हों और क्लाइमेट पे असर डालें। क्लाइमेट सिस्टम से बाहर के, बाहर के से मुराद क्या होता है कि हमारे पास जो भी अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर से बाहर जो कुछ ऐसे मामलात हैं बाहर से आने वाले, जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के क्लाइमेट पे क्या करता है, असरअंदाज होता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सिंग। के बाहर की तरफ से। एक होता है इंटरनल। इंटरनल में ये होता है कि अंदरूनी मामलात खराब होते हैं। जैसे किसी भी घर में कुछ फर्द रहते हैं या अफराद रहते हैं, हम कह लें किसी घर में, जैसा कि भाई बहन वगैरह रहती हैं, तो आपस में अगर लड़ जाएं तो हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्या है? इंटरनल मैटर है। मैटर है। और अगर तीसरा बंदा बाहर वाला आकर क्या करता है, किसी इंटरनल बंदे को एक थप्पड़ लगा दे या बेइज्जत कर दे, या उसमें कोई मतलब कि मोटरसाइकिल ठोक दे, तो वो जो है ना फिर क्या हो जाता है? एक्सटर्नल मैटर हो जाता है। तो यहाँ पर इंटरनल हम पढ़ चुके, एक्सटर्नल की अब बात करने लगे हैं। ऐसा समझ लो, बात क्लियर है? समझ में आ रही है? यस, आ रही है। ऐमान, आ रही है। अब मेरा गिला बनेगा पता हो। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम जो बात करने लगे हैं कि क्लाइमेट सिस्टम में जो चेंजेस आएंगी, और वो बाहर वाली फोर्स की जानिब से हों, मतलब बाहर की तरफ से जो चीजें आ रही हैं, जैसा कि सन की लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रहे हैं सन से, सूरज से। ये रेडिएशन जब इंटर करती हैं तो ये हमारे अर्थ के क्लाइमेट पे जो चेंजेस लाते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सिंग। बात समझ में आ गई? जी। और ये क्या करते हैं? अल्टर करते हैं। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना। किसको? अर्थ एनर्जी बैलेंस। अर्थ के एनर्जी बैलेंस को चेंज करती हैं। कॉज लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज, और इससे लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज होता है। हमने दो किस्म के क्लाइमेट चेंज पढ़े थे, एक था शॉर्ट टर्म क्लाइमेट चेंज और एक है लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज। शॉर्ट टर्म क्लाइमेट चेंज जो होता है वो दिन और रात में होता है।
क्लियर है बात। और जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट होता है, जो चेंज आता है, वो लॉन्ग टर्म से मुराद 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के वक्फे में जो क्लाइमेट में चेंज आता है उसे लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लियर है बात। यस। और ये सेंचुरीज तक चला जाता है, सेंचुरीज भी इसमें आ जाती हैं, दहाइयां भी और सदियां भी। उसके बाद इसमें जो है ना सब वो है, हेडिंग है ग्रीन हाउस गैसेस एंड सोलर वेरिएबिलिटी। ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन सबसे पहले देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी गैसेस होती हैं? CO2 होती है, मीथेन होती है, ऐसी बात है, और साथ में वाटर के वेपर कुछ कह लें, ऐसी बात है। यस। अब हमारे पास जब CO2 की मिकदार और मीथेन की मिकदार हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, तो क्या होता है? इनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये क्या कर जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को इनहेंस करता है, मजीद बढ़ाता है, मजीद बढ़ाता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे पास एक ऐसा इफेक्ट है कि जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जब बढ़ जाती हैं, इंक्रीज कर जाती हैं, मीथेन भी, ये जब इंक्रीज कर जाती है इनकी मिकदार, तो ये क्या करते हैं? जो सूरज से आने वाली रेडिएशन है अर्थ के ऊपर जो आ रही है, वो हमारे एटमॉस्फेयर से जब इंटर करती हैं और अर्थ पे टकराती हैं, टकराने के बाद जब वापस जाती हैं तो नहीं जा सकती वापस, नहीं जा सकती। उनको कौन अब्जॉर्ब करता है? CO2 अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? मीथेन उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मीथेन का वैसे फार्मूला क्या है, जरा मुझे बताएं, नालायक बंदा हूं। सी, बताएं ना, CH4। CH4। ये 4 है। मैं नालायक हूं लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है मीथेन। और इथेन का क्या होगा? C2H5। यस। यस। C2H5। क्या बात है, मतलब इसका मतलब ये है कि मुझे जो है ना 9th 10th वाली वो नहीं बोली है। चलो खैर, अपनी सिफत नहीं बयान करते होते। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे मजीद क्या है? इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, मींस के जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका क्लाइमेट चेंज होता जाता है, मतलब मजीद वो गर्म होता जाता है। आगे बढ़ते हुए सोलर वेरिएबिलिटी, सोलर वेरिएबिलिटी इसको पढ़ते हैं जी। लॉन्ग टर्म चेंजेस इन सोलर आउटपुट। इसमें क्या होता है कि सोलर आउटपुट में लॉन्ग टर्म में क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं जो क्या करते हैं? अर्थ के क्लाइमेट पे असरअंदाज होते हैं। बस एक ही पॉइंट था इसके अंदर, बस उसको देख लें आप। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्बिटल वेरिएशन। ऑर्बिटल वेरिएशन को क्यों डिस्कस किया गया है? क्योंकि आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, इस बात है। यस। ये हमारे पास क्या है? उसका रूट होता है, यहाँ पर अर्थ मौजूद है और ये क्या करती है? मूव करती है अराउंड द सन। तो अब यहाँ पर ये होता है कि जब ये मूव करती है उस वक्त आपने ये देखना होता है कि ये हमारा जो हमारी जो अर्थ है वो सन के अब यहाँ पर मौजूद है तो देखे करीब होगी बहुत ज्यादा, और अगर यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर तो ये बहुत दूर होगी। तो जब दूर होती है तो रेडिएशन कम आती है, जब नजदीक होती है तो रेडिएशन ज्यादा आती है, ऐसी बात है कि नहीं? ऐसा ही है। गुड, हो गया। जब वो पीरियोडिक चेंज, जी जी जब वो नजदीक होती जी है तो बोले। रेडिएशन ज्यादा देती है। हाँ, जब अर्थ अर्थ जो है वो सूरज के करीब से गुजर रही होती है, तो आप जब अर्थ, अब मिसाल के तौर पे आपने घर में आग जलाई हुई है, क्या जलाई हुई है? आग जलाई हुई है, और आप उस आग के करीब बैठी हुई है, तो मुझे बताएं आपको आग की तपिश ज्यादा लगेगी या कम? ज्यादा लगेगी। और जब आग से आप दूर बैठ जाएं तो आपको रेडिएशन ज्यादा या कम? हम। कम। तो यहाँ पर हमारी अर्थ जो है
वो जब सूरज के सन के करीब से गुजरेगी तो रेडिएशन ज्यादा अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगी और ज्यादा हीट अप होगी, ऐसी बात है। जी। और जब ये अर्थ जो है यहाँ पर मौजूद होगी तो उस वक्त ये सन से थोड़ी दूर होगी, जिसकी वजह से रेडिएशन कम आएंगे और वो कम अब्जॉर्ब होंगे और हमारा क्लाइमेट जो है वो बेहतर रहेगा, ऐसी बात है। यस। अब सर्दियों में आप देखती हैं कि सर्दी क्यों होती है, क्योंकि सूरज जो है वो हमारी जमीन से दूर हो चुका होता है, या हमारी जमीन सूरज से दूर हो चुकी होती है, और वो सूरज हमारी अर्थ यहाँ पर पहुंची हुई होती है यहाँ पर। अब ये दूरी ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारी जो है ना यहाँ पर मौसम क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है या ठंड आ जाती है। तो उसकी वजह ये होती है कि वो जिस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं उस ऑर्बिट में मैक्सिमम डिस्टेंस पे अर्थ मौजूद होती है सन से। क्लियर है? यस। और इससे भी असर पड़ता है, इससे भी असर पड़ता है। और इसके अलावा अर्थ जो है वो क्या होती है, कभी कभी टिल्ड कर जाती है। टिल्ड से मुराद ये होता है कि चूंकि अर्थ ने गोल गोल घूमना है, जिसकी वजह से ये थोड़ी टेढ़ी शेप में घूमती है अर्थ। और जब टेढ़ी शेप में घूमती है तो उस वक्त उससे भी क्या होता है, सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, तो वहां पर भी असरअंदाज होता है। जैसा कि बुक के अंदर आपको शायद नेक्स्ट पेज पे 197 पेज पे आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, कुछ एक अर्थ बनी हुई है और अर्थ के इक्वेटर पे आप देख सकते हैं कि इक्वेटर के ऊपर सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं और जो पोल वाली साइड है वहां पर किरणें तिरछी होके पड़ रही हैं। यस। तो ये भी असरअंदाज करती है। ये बातें सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक, क्या आता है जी, ये टॉपिक नहीं है बल्कि सब हेडिंग है सारी। तो उसके बाद हमारे पास आता है एरोसोल्स एंड पोल्यूशन। तो ये एरोसोल्स क्या होता है? एरोसोल्स हमारे पास एक्चुअल में डस्ट पार्टिकल है, स्मोक है, मिस्ट है और इंडस्ट्रियल पार्टिकल्स है। ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास पार्टिकल हैं, ये मिस्ट से मुराद हमारे पास क्या होता है, धुंध होती है। क्या होता है? धुंध। 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 हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, धुंध, धुंध। इस तरह स्मोक भी आपको पता है खैरियत से ये मिस्ट का है यहाँ पर ऐसे। और इंडस्ट्रियल पार्टिकल्स, उससे मुराद इंडस्ट्री में जितने भी मौजूद पार्टिकल होते हैं, जो मतलब इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किस्म के काम हो रहे होते हैं, तो उन कामों में जाहिर सी बात है कि वहां से क्या उड़ रही होती है, गर्द गुबार उड़ रही होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में जाकर मिक्स हो जाती है, और जिसकी वजह से मजीद हमारे क्लाइमेट पे असर पड़ता है। बात समझ में आ रही है? यस। अब अगर हमारे एटमॉस्फेयर में धुंध ज्यादा मिकदार में होगी, डस्ट ज्यादा मिकदार में होगा, स्मोक ज्यादा मिकदार में होगा, इंडस्ट्रियल पार्टिकल ज्यादा मिकदार में होंगे, तो आप दूर से देखेंगे, दूर से अभी देखें ना, अगर बारिशें ना हो तो आपको दूर से पहाड़ जो है वो नजर नहीं आते हैं, पहाड़ नजर नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि सारा जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो धुंधला हो चुका होता है, गर्दो गुबार ज्यादा हो चुका होता है, जिसकी वजह से हमें उस साइड के पहाड़ जो करीब भी हों तो भी नजर नहीं आते। नहीं आते। और जब बारिश होती है तो बारिश के फौरन बाद पहाड़ कितने साफ सुथरे नजर आते हैं, ऐसी बात है कि नहीं? जी। ऐसी बात है। जी। जी। गुड। तो अगर हमारे पास बारिश के होने से वो धुंध, वो गर्दो गुबार, वो सारा का सारा पानी के साथ नीचे गिर जाता है, तो जब वो बारिश नहीं होती तो उस वक्त वो धुंध जो होती है वो क्या करती है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हुई पड़ी होती है, जो सन से आने वाली रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करती है, उनको नहीं आने देती है या उनके आने में रुकावट बनती है। बात समझ में आ रही है? यस। जी। अब जैसे आपको पहाड़ दूर से नजर नहीं आते, क्यों? क्योंकि पहाड़ से रिफ्लेक्ट बैक होने वाली लाइट जो है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि दरमियान में क्या आ गई है, दरमियान में हमारे पास वो
जितनी भी स्मोक थी, वो जितने भी डस्ट पार्टिकल थे, वो जितने भी मिस्ट थी, वो सारी दरमियान में आ चुकी है, जिसकी वजह से पहाड़ से रिफ्लेक्ट बैक होने वाली लाइट आपकी आंखों पे नहीं पड़ रही है। इसी तरह अगर ये हमारे पास धुंध ज्यादा होगी तो वो जो सूरज से आने वाली किरणें हैं वो कैसे अंदर इंटर करेंगी, तो उनको भी इंटर करने में मुश्किल दरपेश होगी। बात समझ में आ गई? यस यस सर। और इसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है वो मजीद ठंडा इफेक्ट, मतलब कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि सन से लाइट नहीं आ रही। जब लाइट नहीं आएगी इसका मतलब हीट यहां तक नहीं पहुंचेगी, एनर्जी यहां तक नहीं पहुंचेगी, लाइट एनर्जी, लाइट रेडिएशन यहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा अर्थ का क्लाइमेट जो है वो ठंडा होना, मतलब उस वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर लो होने की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस जी सर। नेक्स्ट आगे बढ़े। जी गुड। अब समझ में आ रही है मन? आ रही है। गुड, बस रिस्पांस दिया करे, शाबाश। उसके बाद है अर्थ एनर्जी बजट। अर्थ एनर्जी, अर्थ बजट एनर्जी बजट। अब ये बजट आपको पता है बजट क्या होता है? बजट, सरकारी बजट जो होते हैं, यस सालाना बजट जो होते हैं ना, इस तरह अर्थ एनर्जी, अर्थ का भी अपना बजट होता है एनर्जी का। अच्छा, अर्थ एनर्जी बजट क्या एक्सप्लेन करता है? बैलेंस ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है कि एनर्जी बैलेंस रहे। क्या एनर्जी बैलेंस है, नहीं है, इसके बारे में अर्थ एनर्जी बजट एक्सप्लेन करता है। बैलेंस बिटवीन, अब किसके बारे में बैलेंस? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो हमारे पास सोलर रेडिएशन आ रही है वो, और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और जो रेडिएशन हमसे वापस जा रही है, जो रेडिएशन हमसे वापस वापस जा जा रही जा है। रही है, क्या दोनों आपस में बैलेंस हैं? इस चीज को चेक करना अर्थ एनर्जी बजट कहलाता है। बात समझ में आ रही है? यस जी जो जी इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है वो, और जो आउटगोइंग रेडिएशन जा रही है वो, क्या दोनों आपस में बराबर हैं? अगर बराबर हैं तो बात ठीक है, और अगर नहीं, इनकमिंग ज्यादा है, आउटगोइंग कम है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर अभी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकमिंग ज्यादा है, आउटगोइंग कम है। और अगर ऐसा हो कि इनकमिंग ज्यादा ना हो लेकिन आउटगोइंग ज्यादा हो, इसका मतलब हमारा टेम्परेचर अर्थ का कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा रेडिएशन तो वापस जा रही है, कम रेडिएशन अंदर आ रही है, तो टेम्परेचर ओवरऑल क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? यस जी मुश्किल सर। तो नहीं है। नहीं जब इनकमिंग होगा तो टेम्परेचर कम होगा। ये देखिए ना, अगर अगर इनकमिंग ज्यादा हो आउटगोइंग से, ज्यादा हो आउटगोइंग से, इसका मतलब ये हुआ कि रेडिएशन ज्यादा आ रही है लेकिन बाहर कम जा रही है। इसका मतलब वो जो कम जा रही है तो इसका मतलब ज्यादा जो है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि रेडिएशन बहुत ज्यादा मौजूद है, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर ऐसा हो कि इनकमिंग जो है वो कम हो आउटगोइंग से, तो टेम्परेचर ओवरऑल कम होगा। बात समझ में आ गई? यस क्लियर है? ये लास्ट वाला आपने क्या लिखे है? अगर आउटगोइंग, इनकम आउटगोइंग, इनकमिंग लेस देन आउटगोइंग। में टेम्परेचर कम होगा। हाँ, टेम्परेचर, ये एरो का निशान मैं नीचे लगाया, इसका मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होने की तरफ जाएगा। समझ आ गई है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अर्थ एनर्जी बजट के कुछ कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट कौन कौन से हैं? मेन हमारे पास तीन कंपोनेंट हैं: इनकमिंग सोलर रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक अब्जॉर्प्शन, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन।
अब इसमें 3 कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो सोलर मींस के जो सूरज से रेडिएशन आ रही है, ये पहला कंपोनेंट हो गया। अब हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर जो एब्जॉर्ब कर रहा है उन रेडिएशन को, ये दूसरा कंपोनेंट। और एब्जॉर्ब करने के अलावा जो रेडिएशन वापस जा रही हैं, आउट गोइंग, बाहर निकल रही हैं, वो हमारे पास तीसरा कंपोनेंट हो गया। अर्थ एनर्जी बजट के कितने कंपोनेंट हैं? 3। कौन कौन से? जल्दी बताएं। एक वो रेडिएशंस जो अर्थ पे आ रही हैं, एक वो रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो रही है, एक वो रेडिएशन जो वापस जा रही है, आउटगोइंग। हाँ जी। अब इसमें जो सोलर से रेडिएशन आ रही है, वही रेडिएशन जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर भी अब्जॉर्ब कर रहा है, वही रेडिएशन हमारी अर्थ से टकराकर वापस भी जा रही है। लेकिन यहाँ पर केस कितने हैं? 2। एक है इनकमिंग। सबसे पहले क्या है? इनकमिंग। ये इनकमिंग स्पेलिंग को आपने इतना वो नहीं करना, मैं स्पीड से लिखता हूँ तो अगर एक को लिखने बैठ जाऊं तो बस टाइम यही है बस। और उसके बाद एटमॉस्फेयर जो अब्जॉर्ब कर रहा है वो, और प्लस जो आउट गोइंग है, जो वापस जा रही है वो। ये जो रेडिएशन है ये हमारे पास क्या है? ये क्या है? मतलब 3 कंपोनेंट है, ये 3 कंपोनेंट। एक सोलर से रेडिएशन आएंगी, दूसरा एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब करेगा, तीसरा कुछ रेडिएशन वापस चली जाएंगी। तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकमिंग सोलर रेडिएशन को। किसको? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। हाँ, सन इमिट करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। उसमें से 49% सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। 49% सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब हो जाती है। मींस के जो अर्थ है, इस अर्थ पर जो रेडिएशन आती है वो टोटल कितनी है? 100% रेडिएशन है। टोटल जितनी भी है 100% है, ठीक है। उसमें से 49% क्या होती है? लैंड अब्जॉर्ब करता है, ओशियन अब्जॉर्ब करता है, वेजिटेशन अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने पास। क्लियर है बात? यस जी। ये हो जाती है अब्जॉर्ब। बाकी जो हमारे पास है वो हम नेक्स्ट आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पहले मुझे ये बताएं कि कितने % अब्जॉर्ब होती है? 49%। ठीक है जी। दिस अब्जॉर्ब एनर्जी वार्म अर्थ सरफेस। और ये जो अब्जॉर्ब होती है 49%, जो लैंड अब्जॉर्ब करता है, जो ओशियन अब्जॉर्ब करता है, जो वेजिटेशन अब्जॉर्ब करते हैं। वेजिटेशन किसे कहते हैं? दरख्तों या पौधों को। हाँ, दरख्तों या पौधों को। तो यहाँ पर ये जो रेडिएशन अब्जॉर्ब होती हैं, ये अर्थ की एनर्जी को बढ़ाती हैं, क्लाइमेट को वार्म करती हैं, मतलब एनर्जी को वार्म करती हैं। अर्थ दिस अब्जॉर्ब एनर्जी वार्म अर्थ एटमॉस्फेयर या अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस को वार्म करती है, गर्म करती है, बस सिंपल वर्डिंग में। अब एटमॉस्फेरिक अब्जॉर्प्शन क्या होता है? अबाउट 20% जो रेडिएशन सोलर से आती है, 100% में से 20% रेडिएशन वो कौन अब्जॉर्ब करता है? एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब करता है। और एटमॉस्फेयर में कौन अब्जॉर्ब करता है? गैसेस अब्जॉर्ब करती हैं, क्लाउड अब्जॉर्ब करते हैं, डस्ट पार्टिकल अब्जॉर्ब करते हैं। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? 20% अब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन जो सन से आ रही है। क्लियर है बात? यस जी। आगे बढ़ते हुए आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तीसरा हमारे पास कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अर्थ री इमिट। अर्थ जो है, जो एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की होती है अर्थ की सरफेस ने, वो दोबारा री इमिट करता है उस एनर्जी को, अकर थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशन। ये इंफ्रारेड रेडिएशन होती है इमिटेड बाय अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर से दोबारा री इमिट होती है। मेंटेन एनर्जी बैलेंस, किसके लिए? ताकि एनर्जी बैलेंस बरकरार रहे, मेंटेन रहे। और इन रेडिएशन को क्या कहते हैं? आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्लियर है बात? यस।
जिस अर्थ ने और जिस एटमॉस्फेयर ने अपने अंदर एनर्जी अब्सॉर्ब की थी, वो एनर्जी वो वापस रिलीज करती है ताकि एनर्जी बैलेंस बरकरार रहे। और वो जो एनर्जी वो रिलीज करती है उसे हम कहते हैं आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। रेडिएशन। गुड, समझ में आ गई बात? यस। अब इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसका क्या रोल है, क्या किरदार है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो रेगुलेट करता है अर्थ के टेम्परेचर को, चेंज करता है अर्थ के टेम्परेचर को। अच्छा, कब? इट इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन, किन के दरमियान में इंटरेक्शन? सोलर रेडिएशन और ग्रीन हाउस गैसेस। हमारी अर्थ के इर्द गिर्द आपको पता है कि यहाँ पर क्या मौजूद है? ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद होती हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस? जैसा कि CO2 और जैसा कि CH4, ये मौजूद होती हैं। और ये क्या करती है? जो सूरज से जो रेडिएशन आती है उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। और एब्जॉर्ब करने के बाद इससे हमारे अर्थ का क्लाइमेट जो होता है वो चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? यस। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप देखें, सबसे पहला स्टेप, ये वही बात है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं और बार बार वही बात आ रही है। सनलाइट पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर। सनलाइट कहां से पास होती है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में से। किसके एटमॉस्फेयर में से? अर्थ। अर्थ के एटमॉस्फेयर में से पास होती है। रिचेज अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाती है। पहुंच जाती है। सरफेस अब्सॉर्ब एनर्जी एंड वार्म अप, ऐसी बात है। यस। सरफेस क्या करती है? एनर्जी, उसी एनर्जी को जो सन से आ रही है उसको अब्सॉर्ब करती है और क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। ऐसी बात है कि नहीं? ऐसा ही है। ठीक है। अब वही एनर्जी जो अर्थ ने अब्सॉर्ब की थी, अब वो दोबारा इमिट करेगी कि नहीं अर्थ की सरफेस? करेगी। जब जब इमिट करेगी तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया कि एनर्जी जो है वो दोबारा इमिट करेगी। कौन? अर्थ करेगी, इंफ्रारेड रेडिएशन की सूरत में। क्लियर है बात? जी। यस। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है कि वो एनर्जी जब यहां से निकलेगी ना बाहर, तो इसको कौन अब्सॉर्ब कर लेगा? इन एनर्जीज को ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर लेंगी? उनको एब्सॉर्ब कर लेंगी फौरन। ऐसी बात है कि नहीं? यस। और इसी वजह से हीट जो होती है वो ट्रैप्ड हो जाती है। हीट जो है वो बंद हो जाती है, उसको पकड़ लेता है। कौन? ग्रीन हाउस गैस उसको पकड़ लेती है। ये हमारे पास स्टेप्स थे, 3 स्टेप्स, जिसमें क्या हुआ? रेडिएशन जो है वो आई, अर्थ ने अब्सॉर्ब की, अर्थ ने अब्सॉर्ब करने के बाद दोबारा री इमिट की, और वही री इमिटेड रेडिएशन कौन अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है? ग्रीन हाउस गैसेस। जिसकी वजह से हमारे अर्थ का क्लाइमेट जो है वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो उन्होंने एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया है। तो इसलिए हमारा ओवरऑल एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। बात समझ में आ गई? आ गई है। जी। पक्की बात है? यस। आ गई है ऐमान, समझ आ रही माशाल्लाह है। माशाल्लाह, गुड गुड। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस के क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस में सबसे पहला, कीप्स अर्थ वार्म इनफ फॉर लाइफ। ये हमारी अर्थ को गर्म रखती है ताकि जिंदगी इस पर बरकरार रहे। जो लोग जिंदा हैं, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो रहने के काबिल जगह होगी तभी तो वो रहेंगे। जब रहने के काबिल जगह ही नहीं होगी तो वो कैसे रह पाएंगे? लिहाजा ग्रीन हाउस जो है वो क्या है? उसका किरदार इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि उसकी वजह से ही हम इस अर्थ पर रहने के काबिल हैं। क्लियर है बात? जी। विदाउट ग्रीन हाउस, अगर ग्रीन हाउस ना होता तो हम फ्रीज हो चुके होते। अब तक टेम्परेचर इतना कम हो चुका होता कि हम फ्रीज हो चुके होते। क्यों? क्योंकि रेडिएशन आती, अर्थ पे पड़ती और वापस चली जाती, जिससे क्या होता? अर्थ जो है मजीद ठंडा होता जाता, अर्थ की सरफेस मजीद ठंडी होती जाती और बर्फ बन जाता सारा का सारा हिसाब किताब। और आपको पता है बर्फ क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, तो उससे तो उस पर कोई असर पड़ना नहीं है।
तो इसीलिए ये सिर्फ हमारा एटमॉस्फेयर ही है, ये वो ग्रीन हाउस गैसेज ही हैं जो क्या है हमारे अर्थ को गर्म रखती है। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा फिर नुकसान भी देती है, हमारे अर्थ को मजीद गर्म कर देती है। बात समझ में आ रही है? यस। गुड हो गया। उसके बाद है सोलर वेरिएबिलिटी एंड क्लाइमेट। सन इज वाइटल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। सन हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, खासकर जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इट्स रोल इन क्लाइमेट चेंज इज रिलेटिवली स्मॉल। क्लाइमेट चेंज में इसका रोल जो है वो बहुत ज्यादा कम है। अदर फैक्टर हैव स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस। बाकी फैक्टर जो है उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। बाकी फैक्टर से मुराद हमारा एटमॉस्फेयर की ग्रीन हाउस गैसेज हो गई। बाकी फैक्टर से मुराद मजीद जो हमने पीछे जितने भी फैक्टर्स पढ़े हैं उन सब की बात हो रही है। सन की इसमें ज्यादा कसूर, वो कह रहे हैं कि सन की इसमें ज्यादा कसूर नहीं है, बल्कि हमारे अपने एटमॉस्फेयर का ज्यादा किरदार है क्लाइमेट के चेंज में। आगे बढ़ते हुए हमारे पास आता है सोलर साइकिल। क्या आता है? सोलर साइकिल। सोलर साइकिल। सन फॉलोज 11 ईयर सोलर साइकिल। सन क्या करता है? सोलर साइकिल 11 साल का फॉलो करता है, मतलब मुकम्मल करता है। साइकिल इन्वॉल्व चेंजेस इन। साइकिल से मुराद क्या? साइकिल से मुराद वो सन स्पॉट है जिसके बारे में बात की जा रही है। सन स्पॉट, सोलर फ्लेयर्स और इसी तरह सोलर रेडिएशन आउटपुट, ये तीन हमारे पास क्या है? चेंजेस हैं जो आती हैं इन 11 सालों में। उसके बाद काज शॉर्ट टर्म वेरिएशन इन क्लाइमेट, और ये जो है शॉर्ट टर्म वेरिएशन होते हैं क्लाइमेट में जो आता है, शॉर्ट टर्म क्लाइमेट। अब इसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म सोलर ट्रेंड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं उनको देखें जरा। सैटेलाइट अब्सॉर्ब सोलर आउटपुट ओवर लास्ट 40 ईयर्स। सोलर से निकलने वाली रेडिएशन को सैटेलाइट अपने अंदर अब्सॉर्ब करती है। सैटेलाइट से मुराद वो जो सोलर के इर्द गिर्द घूम रही है, जो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। सोलर चेंजेस एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करती है? लेस देन 0.1% ऑफ वार्मिंग सिंस 1750। 1750 से लेकर अब तक 0.1% वार्मिंग हुई है, मींस के इंक्रीज हुआ है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज मिनिमल। यहां पर जो बात की जा रही है इसमें कह रहे हैं कि सोलर की वजह से जो हमारा टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है वो 0.1% हुआ है। लेस देन 0.1%, लेस देन, उससे भी कम। बाकी जो है वो हमारे अपने करतूत खराब है। क्लियर है बात? यस। अच्छा जी। ह्यूमन इंड्यूस्ड वार्मिंग। ह्यूमन इंड्यूस्ड वार्मिंग, बर्निंग ऑफ, देखें ह्यूमन जो वार्मिंग प्रोड्यूस करता है, जो इंड्यूस करता है, जो ह्यूमन की वजह से वार्मिंग होती है, उसको यहां पर डिस्कस करेंगे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल हम बर्न करते हैं। फॉसिल फ्यूल से मुराद क्या होता है? हमारे पास पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ये सब कुछ होता है ना। यस सर। हाँ, और ये रिलीज करते हैं किसको? ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करते हैं। ह्यूमन काज्ड वार्मिंग इन 270 टाइम ग्रेटर देन सोलर वार्मिंग। वो जो सोलर की वजह से वार्मिंग होती है, जो 0.1% वार्मिंग है, उससे 270 टाइम ग्रेटर वार्मिंग कौन प्रोड्यूस करता है? ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं। 270 टाइम ज्यादा वार्मिंग प्रोड्यूस करते हैं कौन? ह्यूमन। कौन? ह्यूमंस। ह्यूमंस। तो हमारे पास मेन ड्राइवर ऑफ रीसेंट ग्लोबल टेम्परेचर राइज, जो कि मेन वजह है किसकी? टेम्परेचर के राइज होने की मेन वजह जो है वो इंसान खुद है। एनर्जी इम्बैलेंस ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जो एनर्जी इम्बैलेंस है उसको देखें। सोलर एनर्जी इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सोलर एनर्जी जो है वो अनइवनली, अनइवनली का मतलब होता है कि सारी ऑल ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है,
सारी जो है वो बैलेंस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि इम्बैलेंस में डिस्ट्रीब्यूट है। मींस के कहीं पे ज्यादा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम। और ये इम्बैलेंस इसे कहा जाता है कि एनर्जी का इम्बैलेंस होना कहां पर? अर्थ की एटमॉस्फेयर में। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कहीं पे सोलर एनर्जी ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। अब ज्यादा कहां होती है? मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है, ये होता है इक्वेटर। इसे क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? पोल्स। पोल्स। ये हमारे पास होते हैं पोल्स। तो सूरज जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो रेडिएशन जब आएंगी तो इक्वेटर पे ज्यादा पड़ेंगी और पोल्स पे तिरछी पड़ेंगी और कम पड़ेंगी। ऐसी बात है कि नहीं? जी सर। जिसकी वजह से हमारे इक्वेटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है क्योंकि डायरेक्ट लाइट आती है, और पोल्स पे टेम्परेचर कम होता है। क्यों? क्योंकि उस पे ऑब्लिक लाइट आती है, मींस के टेढ़ी होके तिरछी होके लाइट आती है। क्लियर है बात? यस क्लियर। तो इसका मतलब ये अब क्या बता रहा है? ये बता रहा है एनर्जी इम्बैलेंस। क्या बता रहा है? एनर्जी एनर्जी। एनर्जी इम्बैलेंस। अब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से मुराद होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस मौजूद हैं, ये गैसेस जब गर्म हो जाती हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं गैसेस। ऐसी बात है कि नहीं? यस सर। यस। ये जो एक जगह दूसरी जगह मूव करती है इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेयर का सर्कुलेट करना, मूव करना। वार्म एयर, सॉरी, वार्म एयर राइज एट इक्वेटर। जो इक्वेटर पे गैस के मॉलिक्यूल है या एयर है, वो एयर जब गर्म हो जाती है तो वो कहां जाती है? ऊपर जाती है। कहां जाती है? ऊपर। ऊपर राइज हो जाती है। क्या हो जाती है? राइज हो जाती है। और ऊपर जाने की वजह से आपको पता है कि प्रेशर लो हो जाता है। प्रेशर लो हो जाता है। लो हो जाता है। और उस जगह को फिल करने के लिए कोल्ड एयर आ जाती है। उस जगह को फिल करने के लिए कोल्ड एयर आ जाती है। कोल्ड एयर आ जाती है पोल से। इस तरीके से क्या होता है? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होती है और गैसेस एक जगह दूसरी जगह मूव करती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। इसी तरह विंड्स एंड ओशियन करंट। जब हमारे पास प्रेशर डिफरेंस काज विंड, जब प्रेशर डिफरेंस होता है, मींस के हमारे पास अर्थ के करीब करीब यहां पर जो एयर गर्म हो जाती है वो ऊपर जाती है तो प्रेशर कम कर जाती है नीचे। यहां पर प्रेशर कम हो जाता है, तो प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ वाली हवाएं अंदर आती हैं, तो ये हवाएं जब अंदर आएंगी तो ये प्रेशर बढ़ा देंगी। ऐसी बात है। यस। यस सर। और यही यही जो है ना, ओशियन में भी ऐसा ही होता है। हमने पढ़ा था पीछे, ओशियन में भी ऐसा ही होता है कि सरफेस ओशियन करंट हमने पढ़ा था, फिर डीप ओशियन करंट हमने पढ़ा था। ऐसी बात थी कि नहीं? यस सर। यस। तो उसमें भी यही था कि प्रेशर का डिफरेंस जो होता है वो काज करता है किसको? करंट को। करंट से मुराद फ्लो को। विंड का फ्लो हो चाहे चाहे वो ओशियन का फ्लो हो, दोनों के फ्लो का वजह कौन बनती है? प्रेशर का डिफरेंस। प्रेशर का डिफरेंस। गुड हो गया। और इंपैक्ट ऑफ एनर्जी बैलेंस इनबैलेंस। जो एनर्जी इम्बैलेंस होती है उसके असरात क्या होते हैं? इफेक्ट्स वेदर सिस्टम, वेदर सिस्टम पे इफेक्ट करता है, ओशियन सर्कुलेशन पे भी इफेक्ट करता है, क्लाइमेट जोन पे भी इफेक्ट करता है। चेंजेस कैन अल्टर ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न। और ये अल्टर करता है मतलब चेंज लाता है, उनको तब्दील करता है। किसको? ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न को भी तब्दील करता है। पैटर्न से मुराद होता है कि होना क्या था और हो क्या गया। वो जो पैटर्न पहले से आ रहा था उस पैटर्न में मजीद तब्दीली आ जाती है और पैटर्न चेंज हो जाता है। इसे हम कहते हैं अल्टर ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न। क्लियर है बात? जी सर। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और ना समझ में आए तो बार बार बुक को रीड आउट करें ताकि आपको जो है ना मजीद ये वाजे हो जाए। और फिर भी ना समझ में आए तो मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अभी आपके जो है ना ये चैप्टर मुकम्मल हो चुके सारे के सारे खैरियत से। हम बढ़ते हैं जी न्यूमेरिकल्स की तरफ। पढ़ ले न्यूमेरिकल, कर ले न्यूमेरिकल, बताएं। जी कर लें। अगर मशवरा ये हो जाए कि सिर्फ 5 मिनट, 14 मिनट है और 20 मिनट पे दोबारा शुरू करेंगे, आपने जाना कहीं नहीं है, सिर्फ इसको यहीं पे रख के और नमाज पढ़ ले सिर्फ, बस। ठीक है।
नमाज नहीं पढ़ी है मेरे ख्याल से हमने। मैंने पढ़ी। आप तो ग्रेट है जी, आप तो ग्रेट है। बस आप ये देखती रहे इंशाल्लाह। सिर्फ 4-5 मिनट है, 20 मिनट पे वापस आना है, कॉल कट नहीं करनी है। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, हाजिर हुए, सारे हाजिर हैं। वो शायद नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ ली। जी। आप भी कहेंगे कि सर ने तो मिनट लगाया नमाज पे, क्या बात है। यूनिट 8 के हमने न्यूमेरिकल पढ़ने थे, 18 के। यूनिट
18 चैप्टर के हमने न्यूमेरिकल पढ़ने नहीं, थे वो फिर। डायफ्रैक्शन, ग्रेटिंग, इंटरफेरेंस हो गया था। अच्छा, फिर 19 के पढ़ लें। जी, वो करना है। ठीक है जी, तो अल्लाह करे मुझे मिल जाए, सर ने कहाँ रखे हैं। हम्म, अच्छा मुझे सर ने भेजे थे शायद। लेकिन ये तो पिक्चर्स हैं, फिर क्या करेंगे। न्यूमेरिकल्स मैं देख लेता हूँ, शायद हो सकता है। ये तो नहीं है। सर, सर जी थोड़ा टाइम देना, इधर आए, थोड़ा इधर आए। सर इधर तो आए। मिल गए जी, मिल गए, सारे हाजिर हो गए जी, तीनों के तीनों। जी सर। गुड हो गए माशाल्लाह। जी। हाँ, एक और आवाज रहती है। यस, मैं इधर ही हूँ। गुड माशाल्लाह। अब हमने स्टार्ट करना है जी, यूनिट 19 का पहला पहला न्यूमेरिकल है। पहला पहला न्यूमेरिकल। सबसे पहले आपने बस सिर्फ क्या करना है, अपनी बुक खोलनी है और बुक में यूनिट 19 निकालना है, और यूनिट 19 का आखिरी पेज निकालना है जहां पर फार्मूले लिखे होते हैं बस, ताकि आपको फार्मूले कम से कम पता हो कि ये फार्मूला हमने हमारा इससे वास्ता पढ़ा है बस। क्लियर है बात। जी। यस। जी। गुड हो गया। स्टार्ट करते हैं, नहीं है इतना मुश्किल, बहुत ही आसान है इसके न्यूमेरिकल, वो करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अब सबसे पहला न्यूमेरिकल है जी, इसमें आपको कहा जा रहा है ये पढ़े जी, इसकी स्टेटमेंट पढ़े जी बुशरा, मैं आपसे पढ़ाऊंगा बल्कि। A heart deliberator delivers 4 multiplied 10 की power 2 joule of energy by discharging a capacitor initially at 1 multiplied 10 की power 4 volt. What is its capacitance? Capacitance find करनी है। कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, आपको एनर्जी दी हुई है, वोल्टेज भी दी हुई है। सबसे पहले गिवन डेटा लिखो, गिवन डेटा में एनर्जी आपको मिली हुई है, वोल्टेज भी आपको दी हुई है, और साथ दोनों जो है वो हमारे पास ऐसा यूनिट्स है, लिहाजा इनमें चेंजेस किसी चीज की नहीं लानी। उसके बाद हमने आगे बढ़ते हुए सिर्फ फार्मूले के अंदर पुटिंग करनी है। अब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, जो एनर्जी का फार्मूला है वो हमारे पास है U इज इक्वल टू 1/2 CV²। ये फार्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है वहां पर। यस, जी लिखा सर। हुआ। गुड हो गया। अब वहां पर सिर्फ ये फर्क है कि वहां पर E से शो किया गया बस, E इज इक्वल टू 1/2 CV²। बस अब E से शो करो या U से शो करो, एक ही बात होती है। हमने यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस C से शो होता है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटेंस है ये वाला, हमने इसको अलहदा करना है। तो ये जो 2 डिवाइड हो रहा है, ये 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2U इज इक्वल टू CV²। ऐसी बात है, जी। है मानो, ऐसी बात है। जी ऐसा ही है। फिर उसके बाद ये V² जो है, इस V² जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये वहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2U डिवाइडेड बाय V² इज इक्वल टू C।
बस अब u की वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू पुट करो, तो देखें ये 2 वैसे का वैसे, ये देखें, और v की वैल्यू ये वाली है, और ना u की वैल्यू ये वाली है और v की वैल्यू ये वाली है। हमने पुट कर दी, और पुट करने के बाद हमने जब ओके कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया ये c इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 फैराड। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर -6 की जगह प्रीफिक्स पुट करना है, और हमें पता है कि 10 रेज़ टू द पावर -6 जो होता है ये बराबर होता है माइक्रो के। तो हमने सिंपली क्या कर दिया, 10 रेज़ टू द पावर -6 की जगह पर माइक्रो पुट कर दिया, तो हो गया 8 माइक्रो फैराड। क्लियर है बात? Yes. जी ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पढ़े जी, आप पढ़े जी महविश। Two capacitor of capacitance C1 6 माइक्रोफेराड, and microfarad and C2 3 microfarad are connected in series. सीरीज, ये बात याद रखनी है, सीरीज। आगे बढ़ो। Calculate the equivalent capacitance. Equivalent capacitance find करनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है सी इक्विवेलेंट, ये सी इक्विवेलेंट, ये आपने फाइंड आउट करना है। और आपको कहा गया कि सीरीज में है, सीरीज में, और सीरीज के लिए हमेशा फार्मूला होता है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस अप टू सो ऑन। ऐसी बात है। Yes. जी अब आपको पहले से वैल्यू दी हुई है, आपने सिंपली, और दोनों वैल्यू माइक्रोफेराड में है, तो लिहाजा दोनों वैल्यू सेम होने की वजह से, माइक्रोफेराड में होने की वजह से हम इसको पुट कर सकते हैं डायरेक्ट बगैर प्रीफिक्स के पुट किए। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन चूंकि दो है हमारे पास क्या कैपेसिटर, तो हमने सिर्फ लिखा 1/C1 1/C2, बस दो लिखिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैपेसिटर भी दो हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास हो गया सीरीज के लिए। और अगर पैरेलल के लिए होता तो हम ऐसे लिखते सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस 2 प्लस, और ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे चलते जाओ। तो ये होता है पैरेलल के लिए। किसके लिए? Parallel के लिए। लेकिन ये जो है हम सीरीज की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा। हमने क्या किया, C1 की जगह पर क्या पुट कर दिया, 6। क्यों? क्योंकि C1 की वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रोफेराड। C2 की जगह पर क्या पुट कर दिया, 3। क्यों? क्योंकि C2 की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोफेराड। पुट किया, पुट करने के बाद क्या लेते होते हैं, एलसीएम लेते हैं ना। Yes. तो ये देखिए 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। अब इसी का एलसीएम जब लेंगे तो डिनोमिनेटर 1 कर देंगे, इनमें से बड़ा ले लेंगे c को, 6 को, और क्या कर देंगे, 3 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 छोटा है। प्लस 6 उधर मल्टीप्लाई होना है, लेकिन टेबल लेके जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा वहां पर। एलसीएम आप जिस अंदाज से लेते हैं, मैं इस अंदाज से लेता हूं, आप जिस अंदाज से भी लेते हैं एलसीएम ले लें। तो हमारे पास 2 + 1 कितना आएगा, 3 तो 3 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, और 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो यहां से आ जाएगा 1/2, और 1/2 हमारे पास क्या होगा, 1/c इक्विवेलेंट के बराबर होगा कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/, में पड़ा हुआ है, अगर इसको उल्टा करेंगे तो दूसरी साइड पे तो उल्टी करनी पड़ेगी, ऐसी बात है ना। जी सर। तो ये C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 के बराबर, 2 और माइक्रोफेराड, चूंकि यहाँ पर माइक्रोफेराड थे दोनों के साथ, तो हम भी यहाँ पर माइक्रोफेराड ही लगा देंगे। बस ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आगे हमारे पास तीसरा है जी, एमन पढ़े। एमन, At 2200 microfarad capacitor is charged with a 1.5 volt cell. Calculate the Cell. charge and energy stored in the capacitor. हाँ, चार्ज और एनर्जी दोनों को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चार्ज और एनर्जी दोनों को कैलकुलेट करना है। चार्ज के लिए हमारे पास फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, और हमारे पास एनर्जी के लिए फार्मूला पहले से पढ़ रखा है 1/2CV²। ऐसी बात है। यस। हमने चार्ज के लिए, अब देखिए गिवन हमें क्या दिया हुआ है, गिवन सबसे पहले हमें देखो माइक्रोफेराड। माइक्रोफेराड क्या होता है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, तो हमने सबसे पहले ले लिया, देखो 2 माइक्रोफेराड, 2200 माइक्रोफेराड, और माइक्रो की वैल्यू हमने यहाँ, ये इसी को देखो, ये कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, ये वाली वैल्यू कैसे आई हुई है, इसको देखो, ये यहाँ पर
ये 2200 और माइक्रो की जगह पर क्या पुट करेंगे, 10⁻⁻⁻⁶ -6 और फेराड वैसे का वैसे। अब 2200 में पॉइंट कहां पर है, एंड पे होता है ना पॉइंट, यस जी वो जो आखिर में पॉइंट पड़ा है उसको पीछे ले आओ, 1 2 3, तो 3 डेसिमल प्लेसेस पीछे आया, तो 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁶ और +3 क्यों, 3 क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस पॉइंट पीछे आया है, तो लिहाजा +3 होगा। तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, तो 6 - 3 कितना बचेगा, माइनस का 3 बच जाएगा फेराड। अगर हम ना भी करें तो वो तो नहीं होगा ना, जैसे हम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप डायरेक्ट 10⁻⁻⁶ जो पड़ा है ना, ये वाली वैल्यू, बस यही पुट कर दो, कोई मसला नहीं। ओके हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर अगर ये हुआ पड़ा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने डायरेक्ट ये पुट कर देना है, आपने मजीद पॉइंट को इधर उधर नहीं छेड़ना, नहीं लेके जाना। ये तो सिर्फ हमारा ऐसे होता है कि ये चूंकि पीछे से बन के आती हैं स्लाइड्स वगैरह, सर बनाते हैं, तो सर खुद इतने फिजिक्स के तो नहीं है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है ना अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि बेहतरीन बनाए और आप तक आपको आसानी हो, लेकिन यहाँ पर पॉइंट को हमने पीछे नहीं लेके जाना, तो लिहाजा वो ऐसा भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये सारा मैंने कैलकुलेशन आपके लिए की ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारे पास हमें वोल्टेज दी हुई है, क्या दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है 1.5 वोल्ट, सेल दिया हुआ है। आपने चार्ज कैलकुलेट करना है और एनर्जी कैलकुलेट करनी है। चार्ज के लिए फॉर्मूला है Q = CV, C की वैल्यू ये पुट हुई पड़ी है और V की वैल्यू ये पुट हुई पड़ी है, आपस में मल्टीप्लाई करो और वैल्यू निकालो, वैल्यू आ गई हमारे पास, ये ऐसी बात है ना। जी यस अब इसमें 10⁻⁻³ जो है वो किसके बराबर होता है, मिली के, किसके, मिली के 10⁻⁻³ जो होता है ये मिली के बराबर होता है। हमने क्या कर दिया, 10⁻³ की जगह पर मिली पुट कर दिया बस, और कुछ भी नहीं किया, ताकि 3.3 मिली कुलम बन जाए। क्लियर है बात। जी सर जी ये हमारे पास आ गया चार्ज की वैल्यू। अब हमें चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए फार्मूला हमारे पास है Q और U = 1/2 CV²। क्लियर है। जी अब यहां पर 1/2 CV² में 1/2 वैसे का वैसे, C की जगह पर C की वैल्यू पुट कर दो और V की जगह पर V की वैल्यू पुट कर दो। कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है एनर्जी का 0.00248 जूल में, क्योंकि एनर्जी का वैल्यू हमेशा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जाउल जाओ और दूसरा एनर्जी का यूनिट भी होता है, उसे क्या कहते हैं, पावर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा था ना। यस पढ़ा था। तो एनर्जी का यूनिट जूल जो होता है वो बड़े स्केल पे होता है, लार्ज स्केल पे, और अगर स्मॉल अमाउंट में हो तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस्तेमाल करते हैं। बात क्लियर है। यस गुड। आगे हमारे पास जी नेक्स्ट है, बुशरा पढ़े। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द फॉलोइंग सर्किट इफ C1 बस, = 1 पिकोफैरेड। गुड। यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात, पहली पहली। आगे बढ़े। C1 की वैल्यू दी हुई है, 1 C2 की वैल्यू पिकोफैरेड, दी हुई C2 है। is हाँ, 0.5 पिकोफैरेड and C3 is equal to 1 पिकोफैरेड। मुझे सबसे पहले बताएं पीको की वैल्यू कितनी होती है। 10⁻⁻12 पक्की बात है, पक्की यस बात है। इतना अच्छा रटा है आपका, जी जी इतना एतबार भी रटे के ऊपर। यस चलो जी, हमारा बड़ा कमजोर है, सुबह से 5 वर्ड याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, वर्ड याद नहीं होते हैं जी। दुआ करें या वर्ड याद हो जाए मुझे। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले देखिए C1 की वैल्यू आपको दी हुई है, C1 है 1 पिको फेराड। अगर आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है पिको की तो पुट कर लें, अगर नहीं करनी है तो ना करें। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि तीनों का सेम प्रीफिक्स इस्तेमाल हुआ पड़ा है, और जो यस हमारे पास रिजल्ट में आएगा उसका भी यही सेम प्रीफिक्स आ जाएगा। तो लिहाजा ना भी करें पिको को पुट तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि तीनों कैपेसिटेंस हैं अलग अलग,
और रिजल्टेंट में भी हमारे पास कैपेसिटेंस ही आएगा, ऐसी बात है ना। यस तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों पीको है तो पीको को पीको ही रहने दो, पुट ना करो। उसके बाद आपने देखना है सबसे पहले ग्राफ को, ये ग्राफ है, और ग्राफ में हमारे पास कैपेसिटेंस C1 है, ये जो है ये C2 है, और ऊपर वाला भी C2 है, और ये आखिर वाला है C3। अब मुझे बताएं कि C2 जो है ये दोनों C2 आपस में पैरेलल है कि सीरीज में है? पैरेलल में है। पक्की बात है। यस पक्की बात है। और पैरेलल के लिए मुझे बताएं कि कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ऐसी बात है। यस अब यहां पर चूंकि दोनों का नाम C2 है, सिर्फ पैरेलल की हम बात कर रहे हैं एमन, सिर्फ पैरेलल की बात कर रहे हैं, ये वाला ये और ये वाला, ये दोनों आपस में पैरेलल है। पहले इन दोनों को हम हल करेंगे, फिर दोनों को जब हम एक कैपेसिटेंस निकालेंगे फिर वो यहां पर लिखेंगे, ये देखिए ये, बाकी ये वाले दोनों वैसे के वैसे रहेंगे, ये देखो। क्लियर है बात? यस जी clear है। अब यहां पर ये भी C2 हो जाएगा और दूसरा भी C2 हो जाएगा, दोनों C2, क्योंकि दोनों जो है उनको नाम C2 दिया हुआ है। तो C इक्विवेलेंट, लेकिन कौन सा इक्विवेलेंट? जो आपस में पैरेलल है, जो आपस में पैरेलल इज इक्वल टू C2, पहले की वैल्यू कितनी है? 0.5 पिकोफेराड प्लस 0.5 पिकोफेराड, तो हमारे पास टोटल कितना हुआ? 1.0 पिकोफेराड, या 1 पिकोफेराड भी कह लो तो भी कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास आ गया जी C इक्विवेलेंट, ये वाला, ये दरमियान वाला, ये वाला, ये बस ये वाला, सिर्फ ये वाला। अब हमने क्या कर लिया, उसी ग्राफ को शिफ्ट कर दिया कुछ ऐसे कि जिसमें पहला वाला हमारे पास कैपेसिटर ये है C1, ये C2, ये आ गया एक इकल्ला, अकेला। क्यों? क्योंकि पहले दो थे, हमने उसको इकल्ला, अकेला, इक्विवेलेंट कैपेसिटर वाला वो बना दिया है कैलकुलेट करके, और ये C3 हमारे पास आ गया। अब हमने इन तीनों को देख के, तीनों सीरीज में है या पैरेलल में? अब सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में जुड़े हुए हैं, एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, लिहाजा सीरीज में है। इन तीनों का रास्ता सेम है, लिहाजा ये सीरीज में है। अगर तीनों का रास्ता मुख्तलिफ होता है तो ये पैरेलल में होते हैं, ऐसी बात है अमन? यस अमन ऐसा ही है। हाँ तो रिस्पांस देना है अमन। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है अभी? तीनों को सीरीज वाले फार्मूले से हल करना है। सीरीज वाला फार्मूला क्या होता है? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसी बात है। यस अब ये जो लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है सिर्फ इक्विवेलेंट वो बताने के लिए कि दो जो पैरेलल थे उनको हमने इकट्ठा कर लिया है, तो इसकी जगह C2 भी आप लिख सकती है, मसला नहीं है। क्लियर है बात? यस तो अब देखिए 1/C1, तो C1 की वैल्यू कितनी है जी? C1 हमारे पास है 1 पिकोफेराड, तो 1 लिख लो, ये 1, सिर्फ 1, प्लस फिर 1/C2, तो C2 हमने इक्विवेलेंट क्या निकाला है? 1, 1 तो इसको भी लिख लो यहाँ पर 1। फिर 1/C3, वो भी हमारे पास क्या है? 1 के ही बराबर है, तो उसको भी लिख लिया। तो तीनों को जमा करेंगे, जब जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 पिकोफेराड, 1/3 पिकोफेराड। पिकोफेराड। क्लियर है बात? जी यस सर ये हमने ये 1/3 पिकोफेराड कैसे आया, यही सवाल है। नहीं ये सवाल नहीं है। हमने पैरेलल जो है ना ये लिया है और इसे फॉर्मूले में हमने सीरीज के फॉर्मूले में पुट किया है ना। हम तो ऐसे भी कर सकते थे कि हम इसे पैरेलल के फॉर्मूले में पुट कर सकते थे, और ये जो हमारे पास C1 और C2 है 3 है, इसे वो करके C1 और C3 को पहले हल करते और उसको फिर ऐसा भी कर सकते थे। जरा यही आप खुद करें, यही आपकी असाइनमेंट है, जरा ट्राई करें कि क्या यही जवाब आता है सेम टू सेम या नहीं। जी ठीक है। हाँ,
आपने क्या करना है, C1 और C3 को पहले आपने 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C3 आपने पहले ये फाइंड आउट करना है। तो इससे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 1, क्योंकि 1 और 3 के 1 पिकोफेराड है, तो 1 और ऊपर क्या आ जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी इक्विवेलेंट हमारे पास इसका उलट होगा ना, सी इक्विवेलेंट, क्योंकि ये उलट करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। जब उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 पिकोफेराड आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास इन दोनों का, इसका और इसका। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पैरेलल वाले में पुट करना है। किस में, पैरेलल वाले में, पैरेलल वाले फार्मूले में। तो पैरेलल वाला फार्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आपने क्या कर देना है, C2 ऊपर वाला, फिर उसके बाद ये दरमियान वाले, फिर उसके बाद तीसरे वाला, तीनों को आपने ऐसे ही ऐड कर देना है। तो उससे भी हमारे पास आंसर 1/3 ही आएगा। चेक कर ले उसको, अगर नहीं आएगा तो फिर एक और बात है, फिर इसका मतलब है कि हम उससे हल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हमारे पास है, पढ़े जी इसको, पढ़े महविश। महविश महविश Suppose electron in PV tube are accelerated through a potential difference of 2.0 10⁴ volt from the heated cathode toward the screen. At what speed would this electron hit the screen? What the magnitude of the electric field? हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी, एक तो वेलोसिटी, दूसरी बात क्या है, दूसरा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चीजें। आपको कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन इन ए टीवी ट्यूब, टीवी की ट्यूब होती है, टीवी पहले पुराने जमाने में जो बड़ी बड़ी टीवी आती थी ना, वो ऐसी होती थी, ऐसे 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 ऐसे, और पीछे से ऐसे होके ऐसे। ऐसे टीवी आपने कभी देखी है पुराने जमाने वाली, जी जी देखिए। जिसके पीछे ऐसे पूरा एक डोम सा बना होता था पीछे, उसके जी अंदर सर, टीवी ट्यूब लगा होता था। उसके अंदर क्या लगा होता था, टीवी टीवी ट्यूब। वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन इन टीवी ट्यूब आर एक्सेलरेटेड। टीवी ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है, और एक्सेलरेट किसके जरिए किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ वोल्ट के बराबर। तो अब इस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया कैथोड टुवर्ड द स्क्रीन ऑफ 25.0 सेंटीमीटर अवे। और कहा इलेक्ट्रॉन जाकर टकराना है, इलेक्ट्रॉन ने स्क्रीन पे जाकर टकराना है। और जब स्क्रीन पे टकराएगा, वो स्क्रीन कितनी दूर है, 25 सेंटीमीटर दूर है। तो 25 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है सेंटी की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻²। गुड, माशाल्लाह। हमने क्या कर देना है, सेंटी की वैल्यू पुट कर देनी है पहले पहले तो। उसके बाद आपको पता है कि एनर्जी के हमारे पास दो रिलेशन है। एक हमारे पास होता है एनर्जी इज इक्वल टू ईवी, और एक होता है एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ऐसी बात है। Yes. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी है, और हमारे पास यहाँ पर चूंकि असल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से मुराद चार्ज भी है ना, चूंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, तो इसलिए हम यहाँ पर E इज इक्वल टू क्यू वी भी लिखते हैं, E इज इक्वल टू क्यू वी। तो यहाँ पर Q जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो लिहाजा हम डायरेक्ट EV कह देते हैं। अब इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं दोनों इक्वेशनों को। चूंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों की ई बराबर है, तो हम राइट हैंड साइड भी बराबर ले लेते हैं। तो हमारे पास रिलेशन यूं आ जाता है। यहां तक बात क्लियर है? Yes, clear है। अब इसमें जो हमने वेलोसिटी मालूम करनी है, तो लिहाजा वेलोसिटी मालूम करनी है, तो ये ई जो है ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, बल्कि ई ये वाला वेलोसिटी नहीं, ये तो वोल्टेज है, सॉरी सॉरी, दूसरी साइड वाला। दूसरी साइड वाली वेलोसिटी हम v², वो वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी है। ये वाली वेलोसिटी हमने क्या करनी है, मालूम करनी है, ये वाली। जब ये वेलोसिटी मालूम करनी है तो 2 को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे,
और m को डिवाइड कर देंगे नीचे, तो हमारे पास हो जाएगा 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2ev, और ये जो m पड़ा हुआ है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये नीचे ऐसे m आ जाएगा इज इक्वल टू, और v स्क्वायर रह जाएगा, v स्क्वायर ये रह गया। अब हमें पता है कि यहाँ पर स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2ev डिवाइडेड बाय m, ऐसी बात है। जी सर। तो ये हमारे पास वही फार्मूला है। अब 2 देखे वैसे का वैसे पड़ा हुआ, E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 होता है कि नहीं, होता है। हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर पुट कर दिया, और वोल्टेज हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 वोल्ट, हमने वो भी यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद मैस भी हमें इलेक्ट्रॉन का मालूम होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -31 kg, ये हमारे पास क्या है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी हमें दिया हुआ है, हमने पुट किया, कैलकुलेट किया, हमारे पास आंसर निकला वेलोसिटी कितनी, v इज इक्वल टू 8.38 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास वेलोसिटी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है बात? जी सर। अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले हमने अब एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है E इज इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट सेपरेशन या डिस्टेंस, दो प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होती है उसकी बात की जा रही है। तो अब यहां पर हमारे पास वही फार्मूला हमने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास था सेंटीमीटर में, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटी की वैल्यू पुट करेंगे, और सेंटी की वैल्यू जब पुट करते हैं तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर, ये आ जाती है हमारे पास वैल्यू। अब ये वैल्यू पुट करें या ये वैल्यू पुट करें एक बात है, क्योंकि उसमें पॉइंट को सिर्फ पीछे ले गए, बाकी कुछ भी नहीं किया। अब V जो है क्या है, वोल्टेज है, वो हमें दिया हुआ है, ये देखिए ये पड़ा हुआ है वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू V की यहाँ पर पुट कर देंगे, और D की वैल्यू भी पुट कर देंगे, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू निकल आएगी जी, ये एनर्जी इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक मीटर में 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, पोटेंशियल मौजूद है। बस ये हमारे पास क्या है, इसका लास्ट आंसर थे जी। आगे बढ़ते हुए हमारे पास लास्ट वन है, पढ़े जी, इसको पढ़े एमन। A network of 5 capacitors of resistance C is connected to a 100 volt ठीक है, supply और equivalent capacitor find करना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड करना है आपको। 5 कैपेसिटर दिए हुए हैं, एक नहीं दिया हुआ, 5 कैपेसिटर दिए हुए हैं, ये देखें ये पड़े हुए हैं 5 कैपेसिटर, ये 5 कैपेसिटर। अब इसमें मुझे बताएं कि जो ऊपर वाले 3 है वो आपस में, एमन बताएगी सिर्फ एमन, ऊपर वाले जो 3 कैपेसिटर हैं वो आपस में सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में। और नीचे वाले आपस में जो 2 है ये सीरीज में है पैरेलल में, ये भी सीरीज में है। और अगर नीचे वाले और ऊपर वाले को देखें तो नीचे वाले ऊपर वालों के साथ सीरीज में है कि पैरेलल में, नीचे वाली पैरेलल में है। पैरेलल में है। तो मुझे बताएं कि जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाले 3 हैं, इनको, इनका हमने अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकाल, कैपेसिटेंस निकालना हो इन तीनों का, ऊपर वालों का, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए क्या फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये आपस में सीरीज में है तो क्या फार्मूला लगाएंगे, सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला लगता है? इसमें बस प्लस करते जाना C को, मतलब C1 + C2। वो पैरेलल में होता है, वो पैरेलल में होता है, वो क्या होता है, पैरेलल में होता है। सीरीज में हमने इसका उलट करना होता है, 1/C इक्विवेलेंस, 1/C इक्विवेलेंट, बताएं 1/, बताएं 1/C को प्लस करते जाना है। क्लियर है बात?
जी। अब चूंकि हमारे पास ऊपर 3 है तो लिहाजा हमने तीनों को सिर्फ आपस में ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाय सी आएगा। 3 डिवाइडेड बाय, सी। चूंकि यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं दी हुई तो हम सिर्फ सी का इस्तेमाल करेंगे, सी बस। अब उसके बाद हमने नीचे वाले तीन दोनों को देखना है, तो नीचे वाले दोनों को जब देखेंगे तो इनको भी हमने, क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज के फार्मूले से हल करेंगे। और ये हमने सीरीज का फार्मूला लगाया, देखो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c, और इससे आ गया 2 डिवाइडेड बाय सी। ऐसी बात है? यस। गुड, हो गया। अब मुझे बताएं, जब हमने इनको इक्विवेलेंट में ले आया तो हम इसको ऊपर वाले को, इस ऊपर वाले को हम एक ही लिख सकते हैं, एक ही बना सकते हैं कैपेसिटर, बना सकते हैं। सिंगल सर। कैपेसिटर। सिंगल कैपेसिटर क्यों? क्योंकि हमने ऐड कर लिया है, अभी जरूरत नहीं है 3 बनाने की। क्यों? हमने तीनों को ऐड कर लिया, एक बना लिया है। और नीचे वाले जो 2 हैं उनको भी हमने एक बना लिया है, उसकी वैल्यू निकाल लिया, तो लिहाजा उसको हमने ऐसे लिख लिया। अब मुझे बताएं, ये दोनों आपस में सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल में। पैरेलल में। और पैरेलल के लिए क्या फार्मूला होता है अमन? C plus C equivalent is equal to C plus C। हाँ, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी प्लस सी। तो यहां पर हमने क्या करना है, यही फार्मूला लिखना है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी प्लस सी। तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, 1 की वैल्यू है और ये 2 की वैल्यू है। हमने दोनों को ऐड करना है। लेकिन एक बात याद रहे आपको कि यहाँ पर ये जो C1 की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये उल्टी पड़ी हुई है, इसको सीधा करना है पहले। तो ये हमारे पास हो जाएगा C इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू, ये उल्टा होगा तो ये हो जाएगा C डिवाइड बाय 3। क्या हो जाएगा? C डिवाइडेड बाय 3। डिवाइडेड बाय 3। ये वाली वैल्यू उल्टी पड़ी हुई है, ये देखो ना, 1/c इक्विवेलेंट उल्टा है तो ये भी उल्टा है। हमें तो C इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू चाहिए, 1/c इक्विवेलेंट की तो नहीं चाहिए। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा C डिवाइड बाय 3। और जब नीचे वाले को उल्टा किया तो हमारे पास हो गया C डिवाइड बाय 2। अब हमने इसकी पुटिंग करनी है यहाँ पर इन दोनों जगहों पे। जब दोनों जगह पुटिंग करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा C डिवाइड बाय 3 C डिवाइड बाय 2। दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5C डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये C इक्विवेलेंट है टोटल इन सब का आपस में ऐड करने के बाद। क्लियर है बात? जी सर। जी। यस। एमन, पैरेलल और सीरीज की समझ में आई बात? जी आ गई है। गुड गुड, माशाल्लाह। बहुत है आज का कि मजीद भी पढ़ें? बहुत है। बहुत है, इनकी प्रैक्टिस करनी है जी, फौरन इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, ठीक है। कल भी आप न्यूमेरिकल करवाएंगे?